एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 31 मार्च 2024 के करंट अफेयर के साथ। मार्च का आखिरी दिन है आज, और आज से फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो रहा है। तो कल 1 अप्रैल से नौ वर्ष भी एक तरीके से शुरू होता है और फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत होती है। तो आज के जो करंट अफेयर हैं उसकी पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि सोफिया किटियाकारा कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, मतलब ये कौन सा स्पोर्ट है जिसमें सोफिया किटियाकारा कप का आयोजन किया जाता है। तो ये जो ट्रॉफी है ये संबंधित है बैडमिंटन से। और पहले जो 3 स्टूडेंट हैं इनमें से हैं अनिल कुमार जिन्होंने सही आंसर दिया है। इनके बाद हैं शैलेश सिंह जिन्होंने सही आंसर दिया है। और तीसरे स्टूडेंट जिन्होंने सटीक आंसर दिया है ये हैं सुधीर महतो। तो ये टॉप 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे पहले और सटीक आंसर दिया है। उसके बाद भी आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसका आंसर दे पाए, बट मैंने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस बार आंसर नहीं दे पाए थे। तो आप ध्यान रखिएगा, किटियाकारा कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। हाल ही में द मीटोक मीटोक का मतलब है मेट्रोलॉजिकल एंड ओशियोनोग्राफिक सेमिनार, जिसका नाम है मेघायन 2024। इसका आयोजन कौन से ओकेशन पर किया गया है? तो मेघायन 2024 नाम का ये जो सेमिनार है इसका आयोजन विश्व मौसम विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। वैसे तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है ये 23 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इसका जो आयोजन है इस सेमिनार का ये 28 मार्च को आयोजित किया गया सेमिनार। और ये जो सेमिनार है ये इंडियन नेवल बेस की साउथर्न नेवल कमांड में आयोजित किया गया। मतलब अगर बोलें तो साउथर्न नेवल कमांड कहाँ पर है? ये है कोची में, जहां पर इसका आयोजन किया गया। इस सेमिनार का मेन उद्देश्य ये था कि हमारी जो इंडियन नेवी है और इंडियन नेवी के लिए जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली जो संस्थान है, ठीक है, वो सब आपस में मिलकर इस सेमिनार में ये समझें कि बेसिकली इस टाइम पर क्लाइमेट चेंज का असर हमारे समुद्री पर्यावरण पे किस तरीके से पड़ रहा है। क्योंकि समुद्र के अंदर जिस तरीके का जीवन है जिसको हम लोग मरीन हैबिटेट बोलते हैं, हमें मरीन लाइफ को भी समझने की जरूरत है। तो उसी तरीके के हम इक्विपमेंट्स बनाएं ताकि समुद्र में पॉल्यूशन ना फैले और जो मरीन हैबिटेट है वो सिक्योर रहे। दुनिया में पहली बार ओम के आकार का एक मंदिर बनाया गया है, इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया? तो आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ये ओम के आकार का मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर बिंदी में जो ओम के ऊपर बिंदी होती है यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर इस तरीके की मीनार भी बनाई गई है, टावर भी बनाया गया है। तो इसका आयोजन जो उद्घाटन है ये किया गया राजस्थान में। और राजस्थान में किस जगह पर? तो इस पर्टिकुलर जगह का नाम क्या है? पाली। क्या नाम है? पाली। और ये जो मंदिर है ये पूरे 250 एकड़ में बनाया गया है। मतलब करीब करीब आप बोल सकते हो लेंथ वाइज देखा जाए तो आधा किलोमीटर की रेंज में ये मंदिर बनाया हुआ है। और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसका जो मेन स्तंभ है इसकी ऊंचाई 135 फीट है। इस पूरे मंदिर के प्रांगण में 108 कमरे बनाए गए हैं। और साथ में अगर बात करी जाए तो कितने पिलर्स बनाए गए हैं, तो 2000 पिलर्स पर आधारित है ये मंदिर। तो केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में ये रिकॉर्ड बन गया है कि ओम के आकार का पहला ऐसा ये मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये वैसे तो सभी देवी देवताओं को समर्पित है, बट मुख्यतः ये मंदिर भगवान शिव को अर्पित है। राजस्थान में इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। मध्य प्रदेश में इस टाइम पे गवर्नर कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो? चलिए मैं ही बता देता हूँ। बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बदल गए। पहले थे शिवराज सिंह चौहान और इस टाइम पर एमपी के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। भारतीय मूल के ब्रिटिश ऑथर हैं जिनकी एक किताब है, ये अभी हाल ही में एआई पर लिखी गई किताब है और ये विमेंस प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट करी गई है। इस किताब का नाम क्या है? तो इस किताब का नाम है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई। इस किताब में यह बताया गया है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हमारे लाइफस्टाइल पर पड़ रहा है। किस तरीके से हम लोग ह्यूमन बीइंग लगातार एआई पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। ओके, हमारा जो जीवन है वो धीमे धीमे करके पूरे तरीके से डिपेंड हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। इस किताब को लिखा है मधुमिता मार्गिया ने। किसने? मधुमिता मार्गिया ने। तो इस किताब की सराहना पूरे विश्व भर में करी गई है
और इसे विमेन्स प्राइज के लिए अभी शॉर्टलिस्ट भी किया गया है। एक किताब आप और ध्यान रखिएगा, इस किताब का नाम है अ फ्लैट प्लेस। क्या नाम है? अ फ्लैट प्लेस। ये किताब किसने लिखी है? तो ये भी अभी 1 महीने पहले लॉन्च हुई है। इनका नाम है नूरीन मसूद। क्या नाम है? नूरीन मसूद। इनके द्वारा किताब लिखी गई है अ फ्लैट प्लेस। हाल ही में टाटा मोटर्स ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ एक पैक्ट साइन किया है, और ये दोनों कंपनीज मिलकर पूरे भारत भर में कितने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करेंगे। तो ये टारगेट लेकर चल रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर 5,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स स्टेशंस की स्थापना नए सिरे से भारत में करी जाएगी। और जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लगातार बिक रहे हैं। लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को अब भारत में पसंद भी कर रहे हैं, और टाटा ईवी के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है इस टाइम पे। तो टाटा मोटर्स और एचपीसीएल दोनों 5,000 नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना करेंगे, क्योंकि ईवी के चार्जिंग स्टेशंस जब नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ईवी के जो डिमांड्स है उनमें धीमे धीमे कमी आने लगेगी। बाकी टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। एचपीसीएल की स्थापना 1974 में करी गई थी। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई है। हाल ही में ये कौन है भारतीय मूल के जिनको यूनाइटेड नेशंस की तरफ से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं कमल किशोर जी। कौन है? कमल किशोर जी। और अभी तक ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे। मतलब भारत का जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, उसके सेक्रेटरी थे। तो अब डायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनको यूएन में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अपॉइंट किया गया है। मतलब पूरे दुनिया भर में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ये रिप्रेजेंट करेंगे भारत की तरफ से। और इन्होंने जिनकी जगह ली है, इनका नाम है मामी मिजुतोरी। क्या नाम है? मामी मिजुतोरी। और ये है जापान की। इनको सक्सीड किया है कमल किशोर ने। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये हैं एंटोनियो गुतरेस। कौन है? एंटोनियो गुतरेस। इस टाइम पर यूनाइटेड नेशंस के कितने मेंबर कंट्रीज हैं? तो पूरे दुनिया भर में 193 मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के। ये कौन है जिनको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशंस की एथलेटिक्स कमेटी में को चेयर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो एक तो है भारत की जो नेशनल हॉकी टीम है उसके गोलकीपर, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है पी आर श्रीजेश। और साथ में है कैमिला कैरम। तो कैमिला कैरम कौन है? ये भी हॉकी की खिलाड़ी हैं, चिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है। तो चिली की हॉकी की खिलाड़ी कैमिला कैरम और भारतीय हॉकी खिलाड़ी और गोलकीपर पी आर श्रीजेश, इन दोनों को एफआईएच की तरफ से को चेयर्स के रूप में अपॉइंट किया गया है। इससे पहले पी आर श्रीजेश को एफआईएच में मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया था 2017 में। तब से ये अभी तक मेंबर थे। अब इन्हें को चेयरपर्सन के रूप में भी अपॉइंट किया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1924 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के अंदर लाउसेन। और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है तैयब इकराम। क्या नाम है? तैयब इकराम। ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो एनआरआईज लोग होते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियंस, मतलब कहने का ये, जो कि भारतीय तो होते हैं लेकिन अब दूसरे देश में जाकर बस गए हैं काम करने के लिए या व्यापार करने के लिए, तो उन्हें एनआरआईज बोला जाता है। तो एनआरआईज के लिए यूएस डॉलर फिक्स्ड डिपॉजिट पॉलिसी लॉन्च करी गई है कौन से बैंक के द्वारा? तो ये है एक्सिस बैंक। देखिए, एक्सिस बैंक ने एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है, और ये प्रोडक्ट एफडी का है। नॉर्मली आप लोग जानते हो ना, एफडी आप कराते हो, जैसे आपने 10,000 रुपए की एफडी कराई या लाख रुपए की एफडी कराई, 10 लाख की एफडी कराई, उसी तरीके से स्पेशली एनआरआईज के लिए ये प्रोडक्ट है। एनआरआईज चाहे तो एक्सिस बैंक में यूएस डॉलर में अब अपना एफडी खोल सकते हैं। अभी तक रुपीज में ही एफडी आप खोल सकते थे, लेकिन अब यूएस डॉलर में एफडी आप खोल सकते हो। इसकी खास बात यह है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आम एफडी से कहीं ज्यादा मिलेगा। और एक और खास बात है, एनआरआईज इस एफडी को लाइव ट्रैक भी कर सकते हैं। मतलब वो डे बाय डे ये भी देख सकते हैं कि आज उनकी एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के कितने की एफडी हो गई है। जैसे कि 10,000 की एफडी कराई थी तो आज 1,200 रुपए हो गए। इस तरीके से वो देख सकते हैं, लाइव ट्रैक भी उसे कर सकते हैं। और ये जो एफडी का जो ड्यूरेशन है, ये मिनिमम 7 दिन रखा गया है और मैक्सिमम 10 साल के लिए रखा गया है।
तो इसमें काफी बड़े वेरिएशंस हैं टाइम ड्यूरेशन को भी लेकर। मतलब मिनिमम आप केवल 7 दिन के लिए भी एफडी कराना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप 7 डेज के लिए भी एफडी करा सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल के लिए। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके सीईओ है अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। हाल ही में भारत के द्वारा भूटान को दूसरी कितनी धनराशि की किस्त जारी करी गई है सपोर्ट के रूप में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में भूटान की 2 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पर थे, जहां पर भूटान सरकार की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। ध्यान रहे, भारत सरकार की तरफ से भूटान को 10,000 करोड़ की धनराशि लोन स्वरूप देने की बात कही गई है अगले 5 सालों में। तो पहली किस्त इसकी जनवरी में 500 करोड़ की जा चुकी थी। अभी हाल ही में जो इसकी दूसरी किस्त है, ये भी 500 करोड़ की गई है। तो टोटल 1,000 करोड़ जा चुके हैं भूटान के पास अभी तक, पिछले 3 महीने के अंदर। और भूटान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं शेरिंग तोब्गे। कौन है? शेरिंग तोब्गे। और यहाँ के जो राजा हैं, इनका नाम है नामगेल वांगचुक। और भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। अभी हाल ही में भारत सरकार की मदद से भूटान की जो कैपिटल थिम्पू है, वहां पर एक नए हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया गया है, जिसमें 150 बेड्स की फैसिलिटी है। पहली बार ऐसा हुआ है किसी बांग्लादेश मूल के जो एम्पायर हैं, इनको आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल किया गया है। देखिए, आईसीसी का जो एम्पायर पैनल होता है वो अलग होता है, और एक होता है एलीट पैनल ऑफ एम्पायर, जिसमें बहुत ही ज्यादा अनुभवी एम्पायर्स रखे जाते हैं। बहुत ही स्पेशल एम्पायर्स होते हैं ये। ठीक है। तो इन्हें स्पेशली जो बहुत बड़े इवेंट्स आईसीसी के होते हैं वहां पर इंड्यूस किया जाता है। तो इनका जो नाम है, ये है शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। क्या नाम है? शरफुद्दौला इब्ने शाहिद। वैसे तो ये अंपायर जगत में 2006 में आ गए थे। ठीक है, 2010 में इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग करी थी। लेकिन आज 2010 से देखा जाए तो करीब 14 साल के बाद अब ये आईसीसी के एलीट पैनल ऑफ अंपायर में शामिल हुए हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है किसी बांग्लादेश के अंपायर को एलीट पैनल में आईसीसी की जगह मिली हो। इन्होंने अभी तक अपने करियर में वर्ल्ड कप मैचेस में भी कई सारे टूर्नामेंट्स में अंपायरिंग करी है। 63 ओडीआई में अंपायरिंग कर चुके हैं, 10 टेस्ट मैचेस में कर चुके हैं, और 44 टी20 मैचेस में भी ये अंपायरिंग कर चुके हैं। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। और आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? ये है ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि 2024 से 25 के सत्र के लिए जो मनरेगा में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनका जो डेली वेज है, मतलब डेली जो उन्हें वेतन दिया जाता है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाएगी? तो भारत सरकार ने फैसला लिया है, मनरेगा के मजदूरों के वेतन में 3 से 10% तक की वृद्धि करी जाएगी। यह डिपेंड करेगा अलग अलग राज्यों में, वहां की अर्थव्यवस्था को देखते हुए अलग अलग परसेंटेज वहां पर अप्लाई होगा। लेकिन हाँ, इस बात की पुष्टि कर दी गई है, 2 राज्य, एक तो कर्नाटक और दूसरा गोवा, इन दोनों राज्यों में मैक्सिमम वृद्धि करी जाएगी, मतलब करीब 10% की वृद्धि यहाँ पर मिलेगी। अभी तक अगर बात करी जाए तो मनरेगा के जो मजदूर हैं, उनका जो एवरेज वेतन है वो 261 रुपए है प्रतिदिन का। ठीक है। और अब ये जो हाइक होगा, इस हाइक के बाद करीब 289 रुपीज पर डे का हो जाएगा ये वेतन। मतलब सीधे सीधे बात करें तो 28 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि इसमें आ जाएगी। और अगर 289 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं तो आप ये मान लीजिए करीब 8,500 रुपए ऑन एन एवरेज मनरेगा के जो मजदूर होंगे इनकी मंथली इनकम हो जाएगी। और मनरेगा की शुरुआत कांग्रेस सरकार के द्वारा साल 2005 में करी गई थी। एक किताब हाल ही में लॉन्च करी गई है, इस किताब का नाम है एन इलस्ट्रेटेड गाइड टू द लेपिडोप्टेरा ऑफ इंडिया। ये किताब किसने पब्लिश करी है? तो इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। लेपिडोप्टेरा आपको पता है क्या होते हैं? ये ऐसे कीट पतंगे होते हैं जिनकी पंखें होती हैं। इसमें बटरफ्लाइज भी आ जाते हैं और दूसरे उड़ने वाले पंख वाले पतंगे भी आ जाते हैं। तो बेसिकली इस तरीके की प्रजातियों के ऊपर लिखी गई ये किताब है, जिसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में पब्लिश किया गया है। इस किताब को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई सारे डॉक्टर्स ने मिलकर लिखा है। एक तो मुख्यतः है इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर डॉक्टर धृति बैनर्जी। इसके अलावा है डॉक्टर नवनीत सिंह,
डॉक्टर राहुल जोशी और डॉक्टर पीसी पठानिया, इन सभी ने मिलकर इस किताब को लिखा हुआ है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ये कौन सा देश है जो कि दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जिन्होंने बालों को लेकर भेदभाव के को खत्म करने के लिए एक बिल पास किया है? तो ये देश है फ्रांस। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है, जो ब्लैक पीपल है ना, तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लैक पीपल्स के आपने बाल देखे होंगे, काफी जटाओं जैसे काफी मोटे बाल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप देखोगे, इसी वजह से उनके बाल बांधने का जो स्टाइल है वो भी अलग हो जाता है। तो इसको लेकर यूरोप में और अमेरिकन रीजन में कई जगहों पर भेदभाव देखा गया है। लोग उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो इस तरीके की चीजें होती हुई देखी गई हैं, जिसको लेकर फ्रांस की जो पार्लियामेंट है, वहां पर उनके पार्लियामेंट के लोअर हाउस के द्वारा एक नया बिल पारित किया गया। और इस बिल को बहुमत भी मिल गया है। केवल 2 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया, 44 लोगों ने इसके फेवर में वोट किया। तो इस बिल के पास होते ही, मतलब अभी ये एक तरीके से पास हो गया है, लेकिन बस इसमें स्टैंप लगना बाकी है। स्टैंप लगते ही ये कानून बन जाएगा। तो इसके साथ ही फ्रांस और अमेरिका वाले रीजन में, उन सभी में बालों को लेकर किसी भी तरीके का अगर भेदभाव होता है तो उसके लिए कड़े पनिशमेंट के प्रावधान होंगे। और फ्रांस में इस टाइम पे राष्ट्रपति कौन है? ये है इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं गैब्राइल एटेल। क्या नाम है? गैब्राइल एटेल। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग हैं जो कि बता सकते हैं बायोटिन हमारे शरीर को किस तरीके से मदद करता है? घाव भरने में मदद करता है, डायबिटीज में मदद करता है, आरबीसीज को बनाने में मदद करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचाने में मदद करता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और स्टैटिक जीके में अगर आप परेशानी देख रहे हैं तो आप मेरी स्टैटिक जीके की किताब आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। मेरी किताब का जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच भी अवेल कर सकते हैं। एसएससी सीपीओ एमटीएस सीएचएसएल के लिए स्पेशल कंप्लीट जीएस जीके और रीजनिंग का बैच भी अवेल कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मेरा फाउंडेशन बैच है जीएस जीके का, इसमें मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर। साथ में वन लाइनर का क्रैश कोर्स भी है और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यह बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। आई एम वेरी श्योर आपको कहीं पर भी जीएस जीके का इस तरीके का फाउंडेशन बैच, जहां पर कंप्यूटर भी कवर है, साथ में वन लाइनर्स भी कवर है, इस तरीके का कॉम्बो देखने को नहीं मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।